सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज आरंभ बैच की फर्स्ट क्लास थी, जिसका टाइम था सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्लास को अटेंड किया। तो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो चाह रहे थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर पॉसिबल हो पाए तो हमको क्या कोई एक डेमो क्लास मिल सकती है। तो इसी वीडियो में मैं आगे एक अपनी डेमो क्लास को अटैच करवा रहा हूँ। वैसे ये डेमो क्लास नहीं है, ये आज की हमारी रिकॉर्डेड क्लास है जो कि आप लोगों को देख सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं अपने आप को आरंभ बैच में एनरोल करना, तो पहले इस डेमो क्लास को देख लीजिए। इफ यू गाइस फाइंड इट परफेक्ट तो अपने आप को एनरोल करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो एनरोल करिए यूजिंग द कोड Y500 एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और फिर मेरे साथ कल अपनी पहली क्लास को मेरे साथ स्टार्ट करिएगा सुबह 7:30 बजे से। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के वेटेज के रेस्पेक्ट में आपसे बात करता हूँ, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हैज अ गुड वेटेज इन गेट एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू गेट एग्जामिनेशन. Does other examination carry this much number of marks from environmental engineering? So the answer is yes. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? Yes, कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है अगर आप बात करोगे दूसरे एग्जामिनेशन में भी. ठीक है, डज अदर सब्जेक्ट नॉट विजिबल स्क्रीन? सुनील बोल रहा है. सुनील, जस्ट रिफ्रेश इट अगेन, है ना, रिफ्रेश इट. बाकी सबको तो दिख रहा हूं ना मैं? बाकी सबको तो दिख रहा हूं ना मैं? ठीक है, तो बाकी सारे लोगों को दिख रहा हूं. आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको भी दिखने लग जाऊंगा. ठीक है, तो देर आर फ्यू सजेशंस. अगर आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं और आप पढ़ना भी चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास डेली. ठीक है, सिर्फ आपको ये करना है कि आपको सिर्फ डेली क्लासेस को अटेंड करना है और आप देखोगे कि यू आर गेटिंग गुड इन इट. ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा पता है कि इट इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड आई एम टेलिंग यू कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीव वॉट एवर यू वांट. ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीव वॉट एवर यू वांट. ठीक है, this is my commitment to you, all of you guys, कि if you are committed to these studies, if you are committed to this, to first of all, to all those students whom I am not visible, just refresh it again. There might be some internet issue from your end. This is the reason why I am not visible to you. So just refresh it. ठीक है, पहले एक बार रिफ्रेश कर लो और मेरे को सारे लोग बता दो. जैसे किसने बोला है मेरे को? प्रियांशु, सॉरी प्रियंका, आप भी रिफ्रेश कर लीजिए. सुनील, आप भी रिफ्रेश कर लीजिए. देन अगेन, देन ओनली विल स्टार्ट. ठीक है, ठीक है. तो अगर मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का आपको बेसिक वेटेज कितना देखने को मिलेगा? ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं आपसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग. ओके, दिस इज नॉट विजिबल टू यू, है ना? जो भी मैंने लिखा है अभी विजिबल नहीं होगा ना? ठीक है. बेल का है? ऑल क्लियर ना? जस्ट गिव मी अ सेक. आमिर, एक सेकंड. ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ठीक है, सेकंड थिंग व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो यू गाइज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सम पेड कोर्स, and so now from now onwards this is my responsibility how I'll take you to the subject कि हम कैसे go through करेंगे. यार ये जो मैंने लिखा है ना, इसमें स्क्रीन में विजिबल नहीं है, कैमरे में है, इसमें नहीं दिख रहा है. ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज मोर क्लियर. ठीक है, अब है क्लियर है? अब लिखा हुआ भी दिख रहा है सब लोगों को? यस, वेरी गुड. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि देखो पहला दिन है, मैं चाहता हूं कि मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं बार बार यही सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज आवर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वी नीड टू फिनिश द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल. ये हमारा पहला मोटिव होगा, है ना? और वी नीड टू मेक दिस सब्जेक्ट एज द कोर. ठीक है, जैसे जियोटेक हो गया,
environment हो गया, transportation हो गया. तो these 3 subjects plus mathematics plus environment, these 5 subjects should be the best subjects in your bucket. ठीक है. तो I'll try my best कि मैं आपको environmental engineering में उस लेवल पे लेके आ जाऊं कि कंपैरेटिव इंडिया में कहीं पे भी आप किसी के भी साथ compete कर रहे हो तो आप हमेशा टॉप रैंक्स में रहो. ठीक है. तो दिस इज माय मोटिव टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस. ठीक है. तो चलो आओ स्टार्ट करें. सो आई गाइस रेडी? सर पूरे साल का शेड्यूल दे दीजिए. अच्छा ठीक है, ऐसा भी कर लेते, पूरे साल का शेड्यूल दे देते. ठीक है, 6:30 या 7 AM से कर लेते हैं. आज पढ़ के देखते हैं, है ना. तो हमको समझ में आएगा कि 6:30 की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना. 7 की तो प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियसली, 7 बजे से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं. मैं तो आप लोगों के अकॉर्डिंग टाइम को रखना चाहता हूँ. और दूसरा चीज, मॉर्निंग इसलिए रखना चाहता हूँ कि जब तक दूसरे लोग पढ़ना स्टार्ट करें, दूसरे लोग उठना भी सोचे, तब तक आप पढ़ चुके हो. ठीक है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बातों को. तो मैं आपको बताता हूं कि देखो यार, पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है. पहली बात तो ये, अगर गेट के रिस्पेक्ट में आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मार्क्स की बात करोगे, अगर गेट एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में सॉरी अगर आप गेट एग्जामिनेशन रिस्पेक्ट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो इट कैरीज अराउंड 12 to 14 मार्क्स. ठीक है, 12 से 14 नंबर के आपको देखने का मिलेगा. ठीक है, एग्जामिनेशन में 12 से 14 नंबर का आपको गेट एग्जामिनेशन में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखने का मिलेगा. अगर मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को. पहला होता है रॉ वाटर और दूसरा होता है वेस्ट वाटर. पहला होता है रॉ वाटर और दूसरा होता है वेस्ट वाटर. ठीक है, वेस्ट वाटर. और पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को इन 2 टर्म्स के बीच में फिनिश कर दिया जाता है. ठीक है, तो पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को अरे 2 मिनट रुक जाओ यार. ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि हमने पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में ब्रेक किया है. वन इज रॉ वाटर एंड सेकंड इज वेस्ट वाटर. सर आर यू गुड? यस आई एम गुड. आई हैव एलर्जी फ्रॉम डस्ट. और सुबह सुबह यहाँ झाड़ू लग रही होगी तो इसलिए थोड़ा सा. ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में ब्रेक किया है. वन इज रॉ वाटर एंड सेकंड इज वेस्ट वाटर. अब देखना जरा यहाँ पे क्या होता है कि जब भी बात करी जाती है आपसे रॉ वाटर के बारे में, तो हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग पानी को किसी भी नॉर्मल नेचुरल सोर्स से लेके, है ना, किसी भी नेचुरल सोर्स से लेके उसको क्लीन करके हमारे लिए यूज कर सकते हैं. किसी भी नेचुरल सोर्स से लेके हम उसको यूज कर पाएंगे. ठीक है, ये बात होती है जब भी हम रॉ वाटर के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जब भी हम रॉ वाटर के बारे में बात करते हैं. और जब भी हम बात करते हैं वेस्ट वाटर की, तो हम ये बोलते हैं कि कैसे हमने उस रॉ वाटर को यूज करके इस लायक कर दिया है कि अब वो उसको हम किस में काउंट करने लग गए हैं, कि अब हम उसको काउंट करने लग गए हैं वेस्ट वाटर में. ठीक है, कैसे हमने उसको यूज किया
और हम ही ने उसको पॉल्यूट किया डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर इस वेस्ट वाटर को हम वापस से क्लीन करने की कोशिश करेंगे और इसको वापस से किसी नेचुरल सोर्स में इन्वॉल्व करा देंगे। वापस से इसको क्या कर देंगे, हम नेचुरल सोर्स में भेज देंगे इस पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद। तो ये क्या बता रहा है कि इस वेस्ट वाटर को कैसे हमने ट्रीटमेंट करके वापस रॉ वाटर या नेचुरल सोर्स में मिला दिया। दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर मैं वेटेज वाइज बात करता हूं तो यहाँ पे ऐसे दो दो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे दो चैप्टर आपको रॉ वाटर इंजीनियरिंग में मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिमिलरली वेस्ट वाटर में भी आपको दो चैप्टर ऐसे मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि दोनों ही पोर्शन अपना इक्वल वेटेज कैरी करते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा एज पर द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो रॉ वाटर इंजीनियरिंग से पूरे सिनेरियो को स्टार्ट करेंगे। सो विल गेट एन आइडिया फर्स्ट कि हाँ रॉ वाटर से हमने कैसे चीजों को देखा और फिर हम उसको कैसे वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब भी अगर कोई बोलेगा कि सर वेस्ट वाटर से स्टार्ट करते हैं, तो एक सिनेरियो जो सबसे ज्यादा टफ होता है वो ये है कि आपको पहले ये नहीं पता चलता है कि वो इम्प्यूरिटीज आई कहाँ से है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जाने सबसे पहले कि रॉ वाटर से वो जो जो भी इम्प्यूरिटीज जनरेट हुई है उसको ही हमने किस में कन्वर्ट किया है, वेस्ट वाटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसी 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 के थ्रू ये वेस्ट वाटर में आई है। ठीक है, तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हम सबसे पहले किसको देखें, रॉ वाटर को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहां से अब हम जो कहानी चालू करने वाले हैं, तो हम जो जो भी कहानी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग रॉ वाटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रॉ वाटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग की ब्यूटी ये है कि आपको ना सारी चीजें आपके सराउंडिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की ब्यूटी ये है कि आपको ना सारी चीजें आपके सराउंडिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, सराउंडिंग में देखने को मिलेगी। अब सराउंडिंग में देखने को मिलेगी का क्या मतलब है सर, मैंने बोला ये कि अब सिविल इंजीनियरिंग की जब भी बात कर रहे होंगे, तो अगर मैंने बोला कि सोर्स, सोर्स मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि वो रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो आपको दिख रहे होंगे। हम पाइप्स की बात करेंगे, हम सर्विस रिजर्वायर की बात करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे, हम ट्रीटमेंट प्लांट की बात करेंगे, हम पंप्स की बात करेंगे, और ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी। तो है ना, ये जब सारी चीजें आपको दिख रही होगी तो आप लोगों के लिए बेस्ट क्या होगा कि आप एक एक पार्ट को इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, तो अब जब हम बात करने वाले हैं तो हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग से अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और रॉ वाटर इंजीनियरिंग क्या क्या बात करता है, तो यहां से देखने के लिए कोशिश तैयार हो जाइए। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हम कहां तक देखेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक देखेंगे। लेकिन ये बातें कहां से शुरू होती है, तो मैंने बोला ये जो बातें शुरू होती है, ये सोर्स से ये बातें शुरू होती है। ठीक है, कहां से हम पानी ले रहे हैं, तो हमने बोला कि सर हम सोर्स से पानी लेना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ने आपसे पूछा कि ये सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्स के एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में हमने बोला कि ये पानी कहाँ से ले सकते हैं, हम कहाँ से पानी ले रहे होंगे रॉ वाटर के लिए, तो इधर वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द रिवर, इधर वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द पॉन्ड, है ना, लेक बोल दू, पॉन्ड बोल दू, इधर वी आर टेकिंग इट फ्रॉम फ्रॉम सम रिजर्वायर, रिजर्वायर बोले तो हम किसी डैम से ये भी पानी भी ले सकते हैं, तो है ना, या हम किसी डैम से भी ये पानी ले सकते हैं। तो देयर आर मेनी सोर्स विच आर अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, तो हम रॉ वाटर कहाँ से लेंगे, तो हमने बोला कि हम ये जो रॉ वाटर लेंगे ये किसी भी सोर्स से लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। दूसरी एक और बात यार, कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी स्क्रीन गायब होती है अगर, तो मेक श्योर कि पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले मेरे को बोलने के पहले, है ना। क्योंकि ऐसा होगा कि मेरा बार बार मेरे मेरे लिए वो हो जाएगा कि मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ऐसा करो, फिर आप कुछ नहीं, सेम ही बात बोलूंगा कि रिफ्रेश करो, है ना। तो मेरे को लगता है कि उससे बेटर ये होगा कि आप खुद ही कर लें ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे सोर्स के बारे में एक और बात बताता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कि कई बार सोर्सेस को अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। जैसे कि सोर्सेस को दो अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। वन इज योर सरफेस वाटर, है ना, वन इज योर सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब कौन, जो आपकी पानी सतह के ऊपर पानी जो मिल रहा होगा, ठीक है, आपकी जो ग्राउंड सरफेस होगी उसके ऊपर जो पानी मिल रहा होगा उसको हमने बोला सरफेस वाटर। सेकंड अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो आपको बोला जाता है सब सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर का मतलब क्या है, जो आपको सतह के नीचे या जमीन के अंदर जो पानी मिल रहा होगा
उसको आपने सब सरफेस वाटर बोला है। जैसे कि कई बार हम ट्यूबवेल की बात करते हैं, ये सारी जो बातें करते हैं, दिस कम्स अंडर दी सब सरफेस वाटर। ठीक है, तो ये है आपके सोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल होंगे। अब आपको ये समझ में आया कि सर ये सारी चीजें तो यहाँ पे अवेलेबल है, अब हम इस पानी को क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि अब हम इस पानी को विद द हेल्प ऑफ पंप्स, विद द हेल्प ऑफ पंप हम इसको एक जगह से, इस सोर्स से निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, हम इस पानी को यहां से बाहर निकाल लेंगे। और किसकी हेल्प से बाहर निकालेंगे? तो आपने बोला विद द हेल्प ऑफ पंप हम इनको यहां से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है सर, तो आपने बोला कि पंप की हेल्प से हम इसको सोर्स से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये जो पाइप्स यहाँ पे ऑब्वियसली किसके हेल्प से, और कौन यहाँ पे आ रहा होगा? तो आपने बोला कि सर पाइप होंगे यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स होंगे। तो इसको मैंने नाम दिया पाइप ए। ठीक है, ये पाइप ए है जिसकी हेल्प से आपने क्या किया है, सोर्स से पानी को खींचना स्टार्ट किया है। और उसी पाइप को आपने, उसी पंप से डिफरेंट पाइप को यूज करके, या डिफरेंट पाइप को यूज करके इसको कहां भेज दिया है? तो आपको पता है कि देयर आर लॉट मोर इंप्योरिटीज अवेलेबल इन दिस, जो भी आपने सोर्स से पानी लिया था उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज थी। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट आप क्या करोगे, इसको साफ करने की कोशिश करोगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट आप क्या करोगे, इसको साफ करने की कोशिश करोगे। तो यहां से चालू होता है पूरा गेम कि आपने सोर्स से पानी लिया। नाउ सोर्स, in the source it has some different impurities which is pumped out and sent to the treatment plant। उसको कहां भेज दिया आपने? ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया है। और यहाँ पे जो पाइप यूज किया है पंप से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी भेजने के लिए, उसको भी आपने क्या बोला है? पाइप नंबर ए। ठीक है सर, फिर क्या होगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में जब ये पानी साफ हो जाएगा तो उसको कहां भेजेंगे? ऑब्वियसली आपके यूज के लिए भेजेंगे। तो आप डायरेक्टली यूज कर पाते हो? नहीं सर। फिर क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा कि आपकी कॉलोनी के अंदर जहां पर भी आप रहते होंगे, वहां पे इस पाइप जहां पर भी आप रहते होंगे वहां पे एक सर्विस रिजर्वायर होगा। सर्विस रिजर्वायर इज इन सेंस कि एक पानी की टंकी होगी आपके एरिया में। ठीक है, तो पाइप नंबर 1 से वापस से इसको कहां भेज दिया जाता है? पाइप नंबर ए से वापस से इसको कहां भेज दिया जाता है? आपके सर्विस रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने, सॉरी, तो मैंने बोला यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको एक सर्विस रिजर्वायर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलता है, एक जगह पानी इकट्ठा करने के लिए। तो इसको आप बोलते हैं सर्विस, इसको आप बोलते हैं सर्विस रिजर्वायर। ठीक है सर, सर्विस रिजर्वायर। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे सर्विस रिजर्वायर देख लिया कि यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा रहेगा जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं, और अब उसके बाद इसके सर्विस रिजर्वायर से अब पानी कहाँ भेजा जाता है? तो पानी फिर आपके घर घर भेजा जाता है। ठीक है, आप लोगों के सबके घर पे पानी भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ विद दिस सर्विस, फ्रॉम दिस सर्विस रिजर्वायर। अब ये पानी आपके घर भेज दिया जाता है। ठीक है, अब ये पानी कहाँ भेज दिया जाता है? आप लोगों के घर भेज दिया जाता है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डली हुई है और यहाँ से पानी आपके घर तक आ रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डली हुई है और यहाँ से पानी कहाँ आ रहा होगा? आप लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा होगा। ये क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हेल्प से पानी आपके पास तक पहुंच जा रहा होगा। कौन है एंड यूजर अभी? तो आपने बोला कि सर एंड यूजर तो मैं ही हूं। कौन से पाइप से भेजा गया? देखो हर बार मैं आपको पाइप ए पाइप ए पाइप ए दिखा रहा था, यहां पे मैंने आपसे बोला कि जो पाइप यूज हो रहा होगा वो पाइप बी यूज हो रहा होगा। आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन रहना भी चाहिए कि पाइप ए क्या है, पाइप बी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पाइप ए हैज सम डिफरेंट क्वालिटीज एंड पाइप बी हैज सम डिफरेंट क्वालिटीज। पाइप ए किसी और चीज से बने होंगे, पाइप बी किसी और चीज से बना होगा। मींस पाइप ए हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। यस सर, पाइप ए हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। पाइप बी हैज different property comparative to pipe A। yes, pipe B has some different properties, that's why it is named as pipe B। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पाइप एंड कॉन्डुइट्स पढ़ेंगे। बट उसके पहले मैंने आपको अभी यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बता दिया है कि रॉ वाटर स्कीम कैसे काम करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम रॉ वाटर स्कीम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं रॉ वाटर स्कीम।
ठीक है, कि पानी को कैसे हमने एक सोर्स से लेके फाइनल डेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब आप तक पहुंचाया विद द हेल्प ऑफ पाइप, पंप एंड ट्रीटमेंट प्लांट एंड सर्विस रिजर्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई है? बोलो हाँ। दूसरी बात ये कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बात ये कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को क्या करना है, बस शांति से बैठ के देखना है, ठीक है। उसके बाद आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम कि आप इसको नोट कर लो जो भी करना है ना। बट जिस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी भी चीज को, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो या तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते जब समझाया जाता है, तो वो अपना लिखने में लगे हुए थे। किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, पहले लिख के कुछ भी नहीं होगा। इट्स बिटवीन मी एंड यू। आप अपने घर पे बैठे होगे और आपको पढ़ा रहा हूं मैं, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहा हूं, तो बस आप और मैं, ये समझना, किसी से कंपटीशन नहीं आपका इन लोगों से, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये आइडिया रहे। तो चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, और जो भी कोई भी बात अगर नहीं समझ में आती है तो मैं चाहता हूं कि यू आर फ्री। माइट भी आपको किसी टीचर ने आज तक नहीं बोला होगा, बट आई एम टेलिंग यू कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, थ्रो एट मी एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उस चीज के बारे में। चलो जल्दी से इसको बनाएंगे, फिर बातों को शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको बनाएंगे, ठीक है। और जो भी बात मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ उस बारे में एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। क्या कि ना, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है या जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए। रीजन भी क्योंकि ऐसे सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं जो बोर्ड पे लिखी हुई बातों को भी एकदम करेक्ट उतार पाएंगे। वरना वरना मतलब आप देखोगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो बोर्ड पे भी बातें लिखी रहती है उसको पूरा नहीं उतार पाते, है ना। क्योंकि हर एक बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई बात बोर्ड पे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट होगी, तभी हमने आप लोगों को। अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले से नोट्स बनाए। अगर बेटा आपने पहले से नोट्स बनाए तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू मेक दी नोट्स, ठीक है। आप नोट मत करो, सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, लेकिन अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं तो उसको नोट करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं तो उसको नोट करना है, और यही रीजन है कि आप हमेशा देखोगे करके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ही वो होगा कि, हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा तो उसको नोट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हर बार अपने कंटेंट को थोड़ा सा रिवाइज करके और एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक ने बोला कि सर पाइप बी क्यों यूज किया, क्योंकि पाइप बी है सम डिफरेंट क्वालिटीज, यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा, इसलिए हमने पाइप बी को यूज किया, तो है ना। तो इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। हाँ, सुरेंद्र, तुम्हारा क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट प्लांट के बाद सीधा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देंगे तो क्या होगा। देखो, ट्रीटमेंट प्लांट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, ट्रीटमेंट प्लांट को किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था। तो ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन किया गया था कि जो भी इंप्यूरिटीज आपको देखने को मिल रही है उन इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया जाए, और उस इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के बाद, ठीक है, उस इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के बाद फिर पानी को यूज किया जाए। अब लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज सम डिफरेंट डिमांड। मान लेते हैं कि ये आप जिस कॉलोनी में रहते हो ये वो कॉलोनी है 1, ये जो दूसरी कॉलोनी है ये है 2, ये तीसरी कॉलोनी है 3, 4, ये 4 कॉलोनीज के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। आप जहां पर भी रहते हो उस कॉलोनी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मान लेते हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, और जो ये 4 नंबर की है ये अभी नई कॉलोनी डेवलप हुई है, तो इसमें नंबर ऑफ लोग जो रहते हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लोग जो रहते हैं वो कम रहते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि योर कॉलोनी रिक्वायर्स मोर वाटर कंपैरेटिव टू कॉलोनी नंबर 4? बोलो यस और नो। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि कॉलोनी 1 रिक्वायर्स मोर वाटर कंपैरेटिव टू कॉलोनी नंबर 4, इट मींस यू नीड सम सिस्टम व्हिच कैन मैनेज ऑल दिस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि वेयर वी हैव टू सेंड द मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड वेयर वी हैव टू सेंड द लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो नाउ इट इज क्लियर फॉर अस कि वी नीड अ सिस्टम to maintain or to regularize the amount of water that is going to be delivered to the end users, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये आपकी एक कॉलोनी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ये 2-3 कॉलोनी की मिला के एक पानी की टंकी आपको देखने को मिलती है, और फिर जहां पे जितना पानी भेजना है उसके हिसाब से ये अपने वॉल्व ओपन करते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलोनी तक पानी पहुंच जाता है। इज दिस क्लियर? पाइप ए को पाइप 1 भी बोल सकते हैं, पाइप ए को कुछ भी बोल सकते हो, इसका नाम राजू रख दो भले,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने अपने नोटेशंस है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां से शुरू होती है हमारी रॉ वाटर की कहानी, जो मैंने आपको बताया। अब जब मैं रॉ वाटर में बात कर रहा हूं, तो रॉ वाटर को आपको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको बताता हूं कि पूरा रॉ वाटर जो हम देखेंगे वो 5 चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, पूरे रॉ वाटर को हम 5 चैप्टर्स में देखेंगे। अब कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं ये, तो मैंने बोला अगर हम पूरे रॉ वाटर की बात कर रहे हैं तो इनको हम 5 चैप्टर्स में देख रहे होंगे। सॉरी, मैंने बोला पूरे रॉ वाटर की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसको 5 चैप्टर में देख रहे होंगे। जो पहला चैप्टर होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, पहला चैप्टर जो हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ वाटर। मैंने बोला सेकंड चैप्टर जो आप देखोगे वो आप देखोगे क्वालिटी ऑफ वाटर। सेकंड चैप्टर आप जो देखोगे वो देखोगे आप क्वालिटी ऑफ वाटर। मैंने बोला थर्ड चैप्टर जो आप देखोगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। थर्ड चैप्टर आप जो देखेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में बात करोगे। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बाद हम देखेंगे वाटर डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। जो फोर्थ चैप्टर आप देखेंगे दैट इज वाटर डिमांड, दैट इज वाटर डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और लास्ट जो हम बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर, वो हम बात करेंगे पाइप एंड कॉन्डुइट्स की। ठीक है, पाइप एंड कॉन्डुइट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो होगा आपका वो होगा पाइप एंड कॉन्डुइट्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि इनमें से 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। वो है ये 2 चैप्टर। ये 5 स्टार इसको दिया मैंने और ये 5 स्टार इसको दिया मैंने। ठीक है, ये 5 स्टार इसको दिया मैंने। तो ये 2 चैप्टर आप देखोगे, वन इज क्वालिटी ऑफ वाटर एंड सेकंड इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। सो दीज 2 चैप्टर आर गोइंग टू बी दी मोस्ट रेटेड, और या यहां से हम बोले कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपसे यहां से पूछे जाएंगे। अच्छा, कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, जरा मेरे को बताओ कि जो भी आपकी कॉपी का आज तक, क्योंकि आप बहुत बड़े हो चुके हैं ऑब्वियसली, तो आपकी नोटबुक का जो भी पहला चैप्टर होता है वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा रटा हुआ होता है। बोलो हाँ, क्योंकि हर बार जब भी हम सर रिवाइज करते हैं तो शुरू से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा रटा हुआ होता है आपको। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करने वाले हैं कि हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, हम जो यहाँ पे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम माइट भी बाकी सारे लोग सोर्स ऑफ वाटर पढ़ाते होंगे, बट मैं आपको सोर्स ऑफ वाटर के बिना ही क्वालिटी ऑफ वाटर पे जंप कराऊंगा, और ये यू गाइस विल लव इट कि क्या गजब तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हम जो देखेंगे डायरेक्टली किसके बारे में बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन, लाइक हाउ वी कैन फाइंड द क्वालिटी ऑफ वाटर, है ना, व्हाट आर द वेरियस इंप्योरिटीज, और ये सारी बात करने वाले हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। तो आज से जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज, तो आप आई होप लिख लिया होगा ये सब ने। तो देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं वो कौन से किसकी बात करने वाले हैं, तो मैंने आपसे बताया कि हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे। मैंने बोला हम जो बात करेंगे वो क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। क्यों सर ये इसको पहले क्यों ले रहे, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इस चीज के लिए रेडी रहें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हम गेट एग्जामिनेशन को क्वेश्चन को क्रैक कर पाए। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये कभी नहीं है कि हम सीक्वेंस में पढ़े या किस तरीके से पढ़े, मेन मोटिव ये है कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, और आपको इससे कोई भी हार्म नहीं होगा कि आपने सोर्स ऑफ वाटर अभी नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ा है। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो शुरू करें, सब लोग तैयार हो, शुरू करें। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर का समय शुरू होता है। अब मैं बताता हूं आपको कि क्वालिटी ऑफ वाटर में सबसे पहला जो टर्म आता है आपके सामने दैट इज रॉ वाटर। इतनी देर से मैं आपको रॉ वाटर की स्कीम समझाई, सारी बातें करी। नाउ आई वांट टू नो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली रॉ वाटर इज। आपके अकॉर्डिंग रॉ वाटर क्या है, कम ऑन एवरीवन,
आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस कि आपको क्या लगता है एक रॉ वाटर क्या है, रॉ वाटर को कैसे डिफाइन किया गया होगा, व्हाट एग्जैक्टली रॉ वाटर इज, कम ऑन एवरीवन, आपके अकॉर्डिंग रॉ वाटर क्या है या रॉ वाटर को कैसे डिफाइन किया गया होगा? बताएंगे? दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली रॉ वाटर इज, untreated water, not subjected to any artificial treatment, yes exactly। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, a raw water sample, लिखेंगे a raw water sample। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं आपको लिखवा रहा हूं और अगर आपके पास पहले से मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको लिखना है हर एक बात को, क्योंकि आपकी आपकी नोटबुक में एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरी एक और बात सुनो, अगर आप में से किसी ने भी गेट 23 का एग्जाम दिया था तो आप एक बात बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे अगर आपने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है तो, वो ये है कि ना अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए गेट 23 में वो ना कुछ कुछ फोकस करके पूछे गए आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस से। मतलब मैं आपको मेंशन करूंगा वहां पे जब भी मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा कि देखो ये बात पूछी गई थी और ये बात गेट में पिछले 25 साल से नहीं पूछी गई है, और इसलिए शायद हो सकता है कि कई बार आपको बताई भी नहीं गई हो, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आप गेट अपना अपना गेट एग्जामिनेशन अपना व्यू चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अब और डेप्थ में पढ़ाना आपको जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो लिखेंगे व्हाट इज रॉ वाटर, तो रॉ वाटर इज समथिंग जिसको कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया हो, है ना। अगर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया होगा इसका मतलब ये है कि यार अपने आप ट्रीटमेंट, अपने आप वो पानी साफ हो रहा होगा, इसी को हम रॉ वाटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखेंगे अ वाटर सैंपल, लिखेंगे रॉ वाटर की डेफिनेशन में लिखेंगे a water sample, a water sample which is not being subjected to, a water sample which is not being subjected to, which is not being subjected to any artificial treatment, which is not being subjected to any artificial treatment, any artificial treatment is referred as raw water, is referred as raw water, ठीक है। तो a water sample which is not being subjected to any artificial treatment is referred as raw water, ठीक है। अच्छा एक और चीज कि मेरे को स्पीड बताना है यार, क्योंकि मतलब हम लोगों का पहला इंटरेक्शन है तो मेरे को नहीं पता कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ, जनरली यही स्पीड रखता हूँ, तो आप लोग मेरे को बता देंगे एक बार कि परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। आप लोग मेरे को बता देंगे कि इज दिस फाइन और नॉट, ठीक है। तो a water sample which is not being subjected to any artificial treatment, any artificial treatment is referred as a raw water, ठीक है, परफेक्ट है, सही है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, जब आपको ये पता चल गया कि रॉ वाटर एग्जैक्टली क्या है, तो ऑब्वियसली अब जब आपको ये पता चल गया है कि रॉ वाटर क्या है, तो अब ऐसा भी है कि अब आपको इंप्यूरिटीज पता करनी है, ऑब्वियसली रॉ वाटर में क्या क्या इंप्यूरिटीज हैं, तो उसको पता करने के लिए क्या होगा कि बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, है ना। कि हम जज कैसे करेंगे कि अगर आपसे मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है उसकी हाइट इतनी ऊंची है ना, उसकी हाइट इतनी ऊंची है, तो आप मेरे से पूछोगे कि सर कहां से नाप रहे हो, है ना। एक रेफरेंस तो होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में, या मैं ऐसा बोलूं कि मेरे घर पे एक डॉग है उसकी हाइट इतनी ऊंची है, तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि एक डॉग की हाइट इतनी ऊंची कैसे, तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई यहां से इतनी ऊंची है ना। तो एक रेफरेंस चाहिए रहेगा। तो जब भी हम रॉ वाटर को भी देखेंगे तो देयर आर सम स्पेसिफिक पैरामीटर्स ऑन विच वी कैन कंसिडर इट एज इम्प्योर वाटर और वाटर नीड अ ट्रीटमेंट, है ना, उस पानी को ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन, ये किस पे डिपेंडेंट होगा, इट डिपेंडेंट ऑन दिस पैरामीटर्स, वेदर आर रॉ वाटर इज इम्प्योर, whether our raw water needs some treatment or not, ठीक है। whether this raw water is in acceptable limit or whether this raw water is in rejection limit, we can't use that water or we need to treat that water, ठीक है, क्लियर है। तो आगे लिखेंगे in order to analyze, आगे लिखेंगे in order to analyze, और मेरे को ये भी बताना है यार, क्योंकि देखो आप में से कुछ लोग ना साउथ इंडियन है, दिस द रीजन मैं ना दोनों लैंग्वेज में बात कर, आई एम ट्राइंग टू मेक इट बाइलिंगुअल,
ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मेरे को बताइएगा, मैं उसके प्रोपोर्शन को बढ़ा दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि हिंदी, तो हिंदी, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब ना सारी दुनिया की जो भी भसड़ है उसको भूल के पढ़ने बैठे हो, तो फिर पढ़ना है ना। जो भी लगता है, जो भी पूछने की जरूरत है पूछना, जो भी लगता है कि चेंज करना है तो बात करना उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी चीज पे ध्यान देना। चलो लिखेंगे, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू एनालाइज दी, in order to in order to analyze the quality of water, in order to analyze the quality of water, in order to analyze the quality of water, certain indicator, certain indicator or parameters, or parameters are used, certain indicators or parameters are used, termed as termed as water quality parameters, termed as water quality parameters, ठीक है। तो there are certain parameters which are used to find the quality of water, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर बोलते हैं। अब इसी के नीचे लिखेंगे कि देयर आर 3 पैरामीटर्स, यहां पे हमको 3 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, 3 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, 3 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, 3 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से 3 है? तो फर्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट जो आपको देखने को मिलता है उसको आप बोलते हो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जो सेकंड आपको देखने को मिलता है, इट इज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और थर्ड जो आपको देखने को मिलता है, इट इज बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो ये 3 तरीके के पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। वन इज फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सेकंड इज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। सर एक बार और बताओ, क्या बताना है अयान, क्या बताना है कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये बताना है। बताना क्या है एक बार और। मैंने बोला देयर आर पैरामीटर्स। भाई आपको किसी भी चीज को जज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज को जज करना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस बेसिस पे, क्या रेफरेंस होगा जिसके बेसिस पे आप इनको जज करोगे, ठीक है, किस किस बेसिस पे आप इनको जज करोगे। तो मैंने बोला कि पहला जो पैरामीटर, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम इनको जज करेंगे। अब ये पैरामीटर्स कौन कौन से? तो वन इज योर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सेकंड इज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। ठीक है, तो अब हम एक एक पैरामीटर्स पे सारे पानी को जज करेंगे, रॉ वाटर को जज करेंगे कि हाँ ये एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है या नहीं है, या इनको रिजेक्ट करना है। तो फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे सब लोग, फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे सारे लोग, दैट इज फिजिकल, फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे सारे लोग, फिजिकल वाटर क्वालिटी, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे सारे लोग, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर।
ठीक है, फर्स्ट डालेंगे हेडिंग फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, उसमें लिखेंगे। अब देखो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं आपको बताता हूं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या है। तो मैंने बोला कि जो भी फिजिकल क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे होंगे वो सारे पैरामीटर जो पानी की फिजिकल क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आर दोस पैरामीटर विच कैन बी फेल्ट, विच कैन बी सेंस्ड, है ना, जिनको हम फील कर पाए, जिनको हम सेंस कर पाए, वो सारे पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, जिनको हम देख पाए, जिनको हम स्मेल कर पाए, जिनको हम सुन पाए, है ना, तो ऐसे सारे पैरामीटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इसमें अंदर लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें द पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में लिखेंगे द पैरामीटर which indicates the physical quality of water, the parameter which indicates the parameter which indicates the physical quality of water, which indicates the physical quality of water is referred as physical water quality parameter, is referred as physical water quality parameter, physical water quality parameter। ठीक है, is referred as physical water quality parameter। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे these are those parameter, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे these are those parameter, these are those parameter which can be, these are those parameter which can be felt or sensed, these are those parameters which can be felt or sensed by any of our senses, which can be felt or sensed by any of our senses, by any of our senses, are termed as physical water quality parameters, are termed as physical water quality parameters। ठीक है, तो ऐसे सारे पैरामीटर्स जिनको हम फिजिकली फील कर पाए या सेंस कर पाए वो सारे पैरामीटर्स को हम बोलेंगे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, मैंने बोला इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते होंगे। तो अगर मैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में बात करता हूं तो ऐसे 5 पैरामीटर्स हैं जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे। मैंने बोला ऐसे 5 पैरामीटर्स हैं जो आपको फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम देखेंगे। कौन कौन से? तो मैंने बोला जो फर्स्ट आप देखोगे उसमें देखोगे फर्स्ट आप सस्पेंडेड सॉलिड। मैंने बोला जो फर्स्ट आप लोग देखोगे दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड। मैंने बोला जो सेकंड देखोगे आप दैट इज टर्बिडिटी। ठीक है, जो सेकंड आप देखोगे दैट इज टर्बिडिटी। मैंने बोला थर्ड जो देखोगे इट इज टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ना, टेस्ट एंड ऑर्डर। फोर्थ जो देखोगे वो आप देखोगे कलर, और फिफ्थ जो देखोगे आप पैरामीटर दैट इज टेम्परेचर। तो ये 5 पैरामीटर के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज टेम्परेचर। तो these are the 5 parameters about which we will discuss कि what are these parameters and how we will see them, like how we'll go through them। ठीक है, तो इन 5 पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट सब हेडिंग डालिए। फर्स्ट सबसे पहले हम किसको देखने वाले हैं? तो मैंने बोला हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को देखने वाले हैं। मेरे को आपसे क्या चाहिए कि इन दी एंड जब भी ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको ना सारे पैरामीटर्स हर एक बात आपको ना कंठस्थ याद करी हुई सुना सकता हूं।
तो मेरे को ये चाहिए कि जैसे ये चैप्टर खत्म हो आपको भी सारे पैरामीटर्स और सारी बातें इस चैप्टर के बारे में कंठस्थ याद होना चाहिए। तैयार हो सब लोग इस बात के लिए? बोलो हाँ। क्या तैयार हो सब लोग इस बात के लिए कि हाँ याद होगा सर, हमारे करियर की बात है, हमारे फ्यूचर की बात है, हमको रट के फेंक देंगे इसको। ठीक है, ठीक। तो हम लोग जो पहला पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं, तो द फर्स्ट पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू डील इज अबाउट सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है आपका पहला पैरामीटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो इसमें लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स में लिखेंगे सब हेडिंग डाल के, सस्पेंडेड सॉलिड में लिखेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड में लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर। पहला पैरामीटर लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर आर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर आर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर आर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। मैंने आपको क्या बोला कि सस्पेंडेड सॉलिड किसकी तरह बिहेव करता है? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की तरह बिहेव करता है। whereas dissolved solid are केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो सस्पेंडेड सॉलिड किसकी तरह बिहेव करता है? सस्पेंडेड सॉलिड फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के लिए बिहेव करता है, और डिसॉल्व सॉलिड जो है वो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में यूज किया जाता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए सर कि अगर हम सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात कर रहे हैं जो कि पानी के अंदर होंगे, तो वो क्योंकि उसमें डिसॉल्व नहीं हुए और क्योंकि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अभी तक पानी की कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया है। इसीलिए वो आपको फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इसी की जगह अगर आप डिसॉल्व सॉलिड को लेते हो, तो व्हाट दिस डिसॉल्व सॉलिड हैज डन, they get interacted with the chemical properties of the water, they get bond formation और bond breakage, है ना? तो इसीलिए अब उन्होंने पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया होगा, इसीलिए वो किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो आपको केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में काउंट हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर। ठीक है, तो अब हमको ये तो पता चल गया कि सस्पेंडेड सॉलिड जो है हमारा वो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में काउंट हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये सस्पेंडेड सॉलिड आ कहां से रहे होंगे, है ना? अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सस्पेंडेड सॉलिड कहां से आ रहे होंगे। तो सस्पेंडेड सॉलिड आने का चलो पहले लिख लेते हैं, ये चलो पहले बता देता हूं फिर लिखवा दूंगा कि सस्पेंडेड सॉलिड कहां से आ रहे होंगे। तो मैंने बोला हम जो बात कर रहे हैं अगले स्टेटमेंट में जो हम लिखेंगे वो हम सोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि ये सस्पेंडेड सॉलिड आ कहां से रहे होंगे, ये इनका सोर्स क्या होगा। तो अगर आप सस्पेंडेड सॉलिड के सोर्स के बारे में बात करना चाहते हो, तो सोर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज दैट हैज बीन अवेलेबल। तो आपने कहा कि अगर मैं सोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? तो मैंने बोला इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब है, जैसे कि इनऑर्गेनिक मतलब सबसे पहले हमारे लिए बात हो जाती है, अब हमारे लिए दिक्कत आती है कि हम में से कितने लोगों को ये पता है कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंट में आपके सराउंडिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक ये एवरीथिंग वांट्स टू बी ऑर्गेनिक, है ना? सब कोई ऑर्गेनिक देना चाहता है। तो व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक इज? तो ऑल दोज मैटर, ऑल दोज कंपाउंड कैरिंग, ऑल दोज कंपाउंड कैरिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, जिसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा?
कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे, ऑर्गेनिक बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कैरी कर रहे होंगे। इसका मतलब है इनऑर्गेनिक डजंट कंटेन कार्बन इन इट, यस सर, सही बात है। तो अगर मैं आपसे इनऑर्गेनिक मैटर्स की बात कर रहा हूं कि व्हाट आर द वेरियस इनऑर्गेनिक मैटर दैट हैज बीन पार्टिसिपेटेड एंड गिव्स यू द सस्पेंडेड सॉलिड, तो इसमें हम बोल सकते हैं जैसे कि कौन हो सकता है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, क्ले हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, ठीक है, ग्रेवल हो सकता है, बोल्डर हो सकता है। तो दीज ऑल आर दी, कौन है ये सारे आपके इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं। इसका मतलब है ना इनमें कार्बन है ना, इनमें कोई भी कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और मैं एक और बात बता रहा हूं, इस बात को आगे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि जहां पर भी कार्बन होगा, कार्बन आर दी फूड फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कार्बन किसका फूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड है। और अगर आपके पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर, वैसे सोर्स में ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी आपको सस्पेंडेड सॉलिड देखने, अभी इसको कोई मत नोट करना, तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी आपको सस्पेंडेड सॉलिड देखने को मिलते होंगे। जैसे कि कौन हो सकता है, जैसे कि हो सकता है फाइबर हो सकता है ना, जैसे कि प्लांट हो सकता है, जैसे कि कौन हो सकता है, प्लैंकटन हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे प्लैंकटन क्या होता है, बताऊंगा अभी। जैसे कि अलगी हो सकता है। तो ये सब कौन है, ये सब इन सॉरी ऑर्गेनिक मैटर दैट आर बिहेविंग एज अ सस्पेंडेड सॉलिड। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लैंकटन का मतलब क्या, तो ये प्लैंकटन का मतलब होता है ये जो पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं, है ना, पानी के अंडर वाटर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं। तो आर दीज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यस दीज आर दी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स, यस। तो आर दीज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यस दीज आर दी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कोई मेरे को एक और एग्जांपल दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का, तो मैं आपको बताता हूं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कोई एक एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो बताऊं कौन है सबसे आपके करीबी, बताऊं, आप खुद। So your body is carbon containing. Your body is carbon containing. This is the reason if someday you died, या ऐसा बोल देता हूं, if somebody died, तो क्या होगा कि after a certain days, the body start rotting. ठीक है, आपकी बॉडी क्या होने लग जाती है, बॉडी स्टार्ट डिकम्पोजिंग। ये बॉडी का डिकम्पोजिशन क्यों होता है, क्योंकि जहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा उसका डिकम्पोजिशन वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन इज दी फूड फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए आपकी सब्जियां सड़ जाती हैं, पर आप घर में पत्थर लाके रखो, कोई भी पत्थर, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, कुछ भी नहीं सड़ रहा है, सड़ रहा है नहीं सड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इट डजंट कंटेन कार्बन बॉन्ड इन इट, ठीक है, लेकिन सब्जियां सड़ जा रही है, ठीक है। और मैंने बोला कि जो तीसरा कंपाउंड है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड देखने को मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, जो पानी में मिक्स नहीं होते, जो पानी में मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल हो गया, जैसे कि ग्रीस हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, तो ऐसी चीजें। तो अब आपको समझ में आ गया कि देयर आर थ्री सोर्सेस जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी में सस्पेंडेड सॉलिड देखने को मिलेंगे। तो लिखते हैं हम लोग, पॉइंट लिखते हैं। अब आ गई ये बात, समझ में आ गई है, बोलिए यस और नो। क्या ये बात समझ में आ गई है, मैंने आपको बहुत डेप्थ में कुछ बातें बता ली है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर, suspended solids in water may be induced due to suspended solid in water may be induced due to inorganic particles like clay,
like clay, silt, like clay, silt, gravel, sand, etc. Sand, etc. तो ये तो हो गए इनऑर्गेनिक लोग। फुल स्टॉप डाल के आगे लिखेंगे इनऑर्गेनिक पार्टिकल, or due to organic particles, or due to organic particles, or due to organic particles, like plant, fibers, like plant, fibers, algae, plankton, etc. or etc. के आगे or may be present due to or may be present because of immiscible liquids, like immiscible liquid like oil, grease, etc. Oil, grease, etc. So these are the three sources of suspended solid. ये तीन sources आपने देखे. One is inorganic source, one is organic source, and one is immiscible liquid. ठीक है. एक स्टार मार्क डाल के नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. ऑर्गेनिक मैटर, क्या बोला मैंने? इमिसिबल लिक्विड, बस इतना ही तो बोला रजत. इमिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल एंड ग्रीस एक्सेट्रा. इमिसिबल लिक्विड क्या होता है? दोज लिक्विड विच आर नॉट, जो भी मिक्स नहीं हो सकते पानी के साथ. ऑयल के साथ पानी को मिक्स नहीं कर सकते हो. सो दीज आर दी इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, दीज आर दी इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, दीज आर दी इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे. स्टामक डाल के एक पॉइंट लिखेंगे. How they are organic. I am not telling you they are organic. I am telling you these are the three sources which are giving suspended solid in water. ठीक है, so these are inorganic, these are organic, these are different category. How they are organic? They are not organic. I am not telling they are organic. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. स्टार मार्क डाल के एक पॉइंट लिखेंगे. ऑर्गेनिक मैटर में बी प्रेजेंट, organic matter, स्टार मार्क डाल के लिखना है ये पॉइंट को. ऑर्गेनिक मैटर may be biodegradable. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर may be biodegradable, organic matter may be biodegradable, but inorganic matter is not. Organic matter may be biodegradable, but inorganic matter is not. है ना, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, बट इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल का मतलब बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट कैन डिकम्पोज. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, इसी में सेकेंड पॉइंट लिखिए. मतलब स्टार मार्क डाल के एक और पॉइंट स्टार मार्क में लिखिए. ऑर्गेनिक मैटर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Organic matter can be decomposed by the microorganism. Organic matter can be decomposed by the microorganism.
इसी में एक और पॉइंट लिखे, स्टार मार्क डाल के जो लिखा हुआ है उसी में एक और पॉइंट लिखे, ऑर्गेनिक मैटर्स आर, उसी में एक और पॉइंट लिखे, ऑर्गेनिक मैटर्स आर वोलेटाइल इन नेचर, उसमें एक और पॉइंट लिखे कि ऑर्गेनिक मैटर्स आर वोलेटाइल इन नेचर। कोई मेरे को बताएगा वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल का मतलब है कि एट सम सर्टेन कंडीशन, वोलेटाइल का मतलब होता है एट सम सर्टेन कंडीशन दे कैन इवेपोरेट, ठीक है, दे कैन मिक्स इनटू द एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है वोलेटाइल का मतलब? बोलो हाँ, ठीक है, इवेपोरेट क्विकली, यस, वेरी गुड ऋतिक। ठीक है, तो ये तो बात देखी आपने भाई, ये जो भी बातें करी आपने अभी तक, आपने बोला कि व्हाट आर दी सोर्सेस, है ना, अभी तक आपने बात करी कि व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, कि भाई आपके पानी में सस्पेंडेड सॉलिड आया ही कहां से, तो आपके पानी में सस्पेंडेड सॉलिड यहां से आया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी वेरियस इंपैक्ट्स, ठीक है, तो अब यहां पे एक सब हेडिंग डाल दीजिए, इंपैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिला? सस्पेंडेड सॉलिड के इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। अगर हम इंपैक्ट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर हम इंपैक्ट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, आप में से कौन कौन सेकंड ईयर में, जरा एक बार मेरे को बताएंगे? सेकंड ईयर वालों के लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए, या जो भी ड्रॉप में होंगे उनको बुक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होगा तो आप किताबों से पढ़ पाओगे थोड़ा बहुत। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इतना जितना नोट्स कराऊंगा, जितना मैं नोट लिखवाऊंगा आपको, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत डेप्थ में ले जाके बात करूंगा। बट स्टिल अगर आपका मन होगा कभी पढ़ने का किताब तो मेरे को बताइएगा, ऐसे ही उठा के एसके गर्ग मत पढ़ने लग जाइएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि दो किताबें इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिसमें बहुत सारे इररिलेवेंट आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिलेगी जिससे आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो लिखेंगे इंपैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर, इंपैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर, तो उसमें लिखेंगे इंपैक्ट इन सस्पेंडेड सॉलिड के लिए लिखेंगे सबसे पहला इंपैक्ट क्या है? तो सबसे पहला इंपैक्ट है कि मान लो किसी दिन आप मेरे घर पे आए, मान लो आप किसी दिन मेरे घर पे आए और आपने बोला कि सर प्यास लग रही है, मैंने बोला ठीक है, और मैं गया एक गिलास पानी लेके आया और आपको दिया, और आपने देखा कि यार उसमें कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, तो वुड यू लाइक टू ड्रिंक दैट? नो, है ना, अ बिग नो, कि नहीं सर हम नहीं पिएंगे उसको। क्यों ऐसा? बिकॉज वो आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इंपैक्ट डालता है ना, आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इंपैक्ट डालता है। तो फर्स्ट लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इंड्यूसेस, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सस्पेंडेड सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इंड्यूसेस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, सस्पेंडेड सॉलिड इंड्यूसेस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, है ना, क्योंकि हम हमेशा से बचपन से साफ पानी पीते हुए आ रहे हैं बिना पार्टिकल्स के, तो इसलिए हमारी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ता है। तो सस्पेंडेड सॉलिड इंड्यूसेस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, induces psychological impact as it makes the water, as it makes the water, as it makes the water aesthetically displeasing, ठीक है, as it makes the water aesthetically displeasing, ठीक है, आपको एस्थेटिकली पानी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए सस्पेंडेड सॉलिड, सेकेंड पॉइंट लिखिए, ये बात इस बार गेट एग्जामिनेशन गेट 2023 में ये बात एमएसक्यू में पूछी गई थी। देखो इसलिए बोलता हूं कि नोट्स क्यों, बस इतना बोलता हूं कि नोट्स पढ़ते रहो बस ध्यान से। ये एक ऑप्शन ये वाला था जो मैं अब आपको अगला लिखवाने वाला हूं। इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया जब गेट एग्जामिनेशन में होंगे, बट अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या अगर आपने उस समय बहुत ध्यान से पढ़ा होता
तो आपको ये बात याद रहती, मजा आ जाता अगर आपको ये बात एग्जाम में याद रहती तो इसलिए मैं बोलूंगा कि हर बात को, और मैंने पिछले साल भी यही लिखवाया होगा, मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जो भी अलग से लिखवाता हूँ वो मेरे नोट्स में अवेलेबल स्टूडेंट के पास रहता है, मेरे पास नहीं रहता, क्योंकि मैं हर बार पढ़ के लिखवाता हूँ, हर बार पढ़ता हूँ बहुत सारा, और उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करवाता हूँ। तो लिखेंगे, देखो जरा यहाँ पे इस पॉइंट को लिखिए, फिर मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ। और ये बात गेट 23 के एक एमएसक्यू का एक ऑप्शन बनी थी। लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड प्रोवाइड्स, लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइट, suspended solid provides strong adsorption site to, suspended solid provide strong adsorption site to both chemical, to both chemical and biological reagent, both chemical and biological reagent hence interferes with the treatment of water, interferes with the treatment of water, interferes with the treatment of water। एक और पॉइंट लिखिए, सारी बातों को एक साथ ही समझा दूंगा। एक और पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स इफ ऑर्गेनिक इन नेचर, सस्पेंडेड सॉलिड इफ ऑर्गेनिक इन नेचर, अगर सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक नेचर के हैं तो इफ सस्पेंडेड सॉलिड इफ ऑर्गेनिक इन नेचर may promotes the growth of disease causing microorganism, if suspended solid are organic in nature may promote the growth of disease causing microorganism। ठीक है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिखिए इंपैक्ट्स में, फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे इंपैक्ट्स में, सस्पेंडेड सॉलिड लीड्स टू incrustation, suspended solid leads to incrustation, suspended solid leads to incrustation in pipe and other apparatus, in pipes and other apparatus that results in reduced discharge carrying capacity, that results in reduced discharge carrying capacity। ठीक है, तो सुनो फिर अब तो मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने आपको बोला कि एमसीक्यू गेट 2023 में आया हुआ, ये पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं है ना। अभी तो देखो पहली क्लास है और मैंने पहली क्लास में आपको ये बता दिया कि हमने पिछले साल भी कुछ पहली क्लास में यही पढ़ा था और वहां से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, वहां से एक ऑप्शन आपका फ्रेम हुआ है। तो और एमएसक्यू का हमेशा यही कंसर्न रहेगा कि वो ये जानना चाहेंगे कि आपको कितना डेप्थ में एक सब्जेक्ट को आता है, कि एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। उस कॉन्सेप्ट्स में से एक ये भी है, तो यहां से अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बोला। तो मैंने आपसे कहा, बहुत ध्यान से सुनना, तो मैंने आपसे कहा कि यहां पे क्या हुआ है कि जैसा कि आपको बोला गया कि सस्पेंडेड सॉलिड जब भी रहेंगे तो दे प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइट, जिसकी वजह से केमिकल या अगर आप बायोलॉजिकल रिएजेंट को यूज कर रहे हो तो उनका
इंटरफेरेंस बढ़ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में। मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जरा यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, कि जब भी आप पानी में कोई भी रिएजेंट डालते हो पानी को साफ करने के लिए, वेदर इट इज केमिकल रिएजेंट और बायोलॉजिकल रिएजेंट, है ना, ताकि आप अपने पानी में से सस्पेंडेड सॉलिड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर पाओ, तो फिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो मैंने बोला मान लेते हैं ये एक बड़ा सा पत्थर है, मान लिया, बोलो हाँ, एक सस्पेंडेड सॉलिड है, मान लिया ये एक सस्पेंडेड सॉलिड है मेरे सामने, कोई भी बोलो हाँ। अगर मान लिया आपने ये सस्पेंडेड सॉलिड है, तो मैं कौन हूं? मैं हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं कौन हूं? मैं हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूं। अब जैसे ही आपने कोई भी केमिकल रिएजेंट डाला या बायोलॉजिकल रिएजेंट पानी में डाला, तो मैंने क्या किया कि मैं जाके पीछे छुप गया, किसके? इस सस्पेंडेड सॉलिड के पीछे जाके मैं छुप गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, एज आई नो, बीइंग अ स्मार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक स्मार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से मेरे को ये बात पता है कि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइट। इसका मतलब यह है कि जो भी आप पानी डालोगे, वो सबसे पहले कहां, पानी में जाने के बाद क्या होता है, जो भी आप रिएजेंट डालोगे वो सबसे पहले पानी में जाके जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होंगे उनके ऊपर जाके जमा होगा, इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग। तो मैं इसके पीछे इसीलिए छुपा था कि अब अगर ये तो मेरे ऊपर नहीं आया तो मेरे मेरे तो निपटने के चांसेस कम हो गए, है ना। तो आपके पानी के क्लीनिंग की प्रोसेस कम हो गई, आपके पानी के साफ होने की प्रोसेस कम हो गई, डिक्रीज हो गई। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, if you want to remove the microorganism, if you want to remove the microorganism, you need to put extra reagent into the water. अब आपको एक्स्ट्रा रिएजेंट मिलाना पड़ेगा पानी में, वेदर इट इज केमिकल, वेदर इट इज बायोलॉजिकल। सो द क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट इंक्रीजेस इफ सस्पेंडेड सॉलिड इज प्रेजेंट इन योर वाटर। तो अगर आपके पानी में सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट रहेंगे, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ केमिकल रिएजेंट या बायोलॉजिकल रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो देखो मैंने अल्टीमेटली आपको लिखवाया ये बात नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में इस बात का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि अगर आपके पानी में सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट रहेंगे, तो इट अल्टीमेटली इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ केमिकल रिएजेंट और बायोलॉजिकल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ वाटर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। और सब लोगों को बोलना है यार, आई वॉन्ट दिस क्लास टू बी वेरी इंटरेक्टिव। मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि आप बस घर पे बैठ के उंगा रहे हो कि हाँ ठीक है पढ़ाओ पढ़ाओ अच्छी बात चल रही है ना। तो मेरे को ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए। मेरे को लगना चाहिए, मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि ये बात, ये इतने सारे लोगों की बात नहीं है जो यहाँ बैठे, सिर्फ आपके और मेरे बीच की बात है। पर्सनली जब आप इस चीज को ये फील करने लग जाओगे ना कि मैं पर्सनली आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका इंटरेस्ट नेक्स्ट लेवल रहेगा। अगर आपको ये लगता रहेगा कि और भी लोग देख रहे होंगे, नहीं, कोई नहीं देख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप देख रहे हो और मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि सिर्फ आप और मैं। ठीक है, तो ये बात करी मैंने आपसे, ये गेट 2023 के किसी एक एमएसक्यू का एक ऑप्शन बना था, ये जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। धैर्य रखो सुरेंद्र, है ना। मैं तुमको बताता हूँ, जब मैं कभी ऑफलाइन में पढ़ाता था तो हम ये बोलते थे, जब भी कोई बालक आगे की बातें पूछ लेता था तो हम बोलते थे कि धैर्य रखो कान्हा, आगे इतना जल्दी क्यों है जाना तुमको। ठीक है, तो चलिए आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो मैंने आपसे सेकंड पॉइंट के बारे में क्या बोला, ठीक है, कि अगर पानी में ऑर्गेनिक नेचर का सस्पेंडेड सॉलिड होगा, ध्यान से सुनो। सेकंड, इसके बाद वाला जो पॉइंट मैंने आपको बोला वो ये बोला कि अगर पानी में ऑर्गेनिक नेचर का सस्पेंडेड सॉलिड होगा, तो इट विल ऑलवेज लीड्स टुवर्ड द इंक्रीज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको ग्रोथ, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होते हुए दिख रही होगी। ठीक है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, और जहां पे खाना वहीं पे लोग, ऐसी ही बातें चलती आई है शुरू से। तो जहां पर भी खाना, खाना क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। जब आप बैंगन लेके आते हो अपने घर पे, तब बैंगन एकदम साफ सुंदर साफ सुथरा रहता है, और उसको 10 दिन तक वहीं किचन में पड़े रहने दो, सड़ जाता है। तो जहां पे खाना वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप सोचो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए, एटमॉस्फेयर से आए, है ना। तो कोई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, थर्ड जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है
That is, suspended solid leads to the incrustation in pipe and other apparatus that result in decrease in discharge carrying capacity. तो इंक्रस्ट्रेशन का मतलब होता है चोकिंग ऑफ पाइप. तो जहां पर भी आपने इंक्रस्ट्रेशन लिखा है वहां पे आप इसको इंक्रस्ट्रेशन को अंडरलाइन करके, इंक्रस्ट्रेशन इज द वर्ड दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द एग्जामिनेशन. दिस द रीजन व्हाई आई हैव गिवन यू द वर्ड और द टर्म इंक्रस्ट्रेशन. इसलिए मैंने आपको इस टर्म से इंट्रोड्यूस करा दिया कि इंक्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो इंक्रस्ट्रेशन का मतलब होता है चोकिंग. ठीक है, इंक्रस्ट्रेशन का मतलब होता है चोकिंग ऑफ पाइप. ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर मैं सस्पेंडेड सॉलिड की बात कर रहा हूं तो ये बात तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए थी कि अगर ये आपकी पाइपलाइन है, मैंने बोला अगर ये आपकी पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन के अंदर पानी फ्लो होता है, मैंने बोला इस पाइपलाइन के अंदर अगर आपको पानी फ्लो होता हुआ दिखता है, ठीक है, तो जब यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड आ जाते हैं तो आप देखोगे कि सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे. अब जब यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड आ जाएंगे तो आप देखोगे कि ये रहे ये सस्पेंडेड सॉलिड और इनकी वजह से धीरे धीरे अगर इस पानी की स्पीड कम है तो धीरे धीरे ये यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे और आप देखोगे कि इसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो ये जो है इस इकट्ठा होने वाली प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इनक्रस्ट्रेशन. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनक्रस्ट्रेशन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ. तो ये क्लियर है सब लोगों को, इसी को बोलते हैं हम लोग इनक्रस्ट्रेशन. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग इनक्रस्ट्रेशन. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. ठीक है, पाइप चोक हो गया तभी बोलते हैं यस. पाइप चोक हो गया तभी बोलते हैं यस. ठीक है, नेक्स्ट सबहेडिंग डालेंगे. अभी तक आपने क्या देखा है? अभी तक आपने सोर्स देखे कि सस्पेंडेड सॉलिड कहां से आया है, फिर आपने देखा कि इंपैक्ट देखे कि सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से क्या इंपैक्ट होता है. अब जो थर्ड हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंपैक्ट के बारे में. अब जब हम थर्ड इंपैक्ट तो हो गया. अब जो थर्ड हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट के बारे में. अब जो हम थर्ड बात कर रहे हैं, मेरे को पता ही था ये लिखा है. अब जो हम थर्ड बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे बोला कि थर्ड हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड. अब भाई पता भी तो करें कि कितना सस्पेंडेड सॉलिड पानी में प्रेजेंट है. तो मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स है ना, कि कितना सस्पेंडेड सॉलिड पानी में प्रेजेंट है. तो लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड. तो उसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड इन वाटर. उसमें लिखेंगे सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सॉलिड इन वाटर. सॉलिड इन वाटर are being characterized by solid in water are being determined. लिखना solid in water are being determined using solid in water are being determined using graviometric technique. Using graviometric techniques. Graviometric technique. नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टोटल सॉलिड्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो टोटल सॉलिड is found by total solid is found by heating the test sample
total solid are found by heating the test sample, heating the test sample, heating the test sample at 104 degrees centigrade. At 104 at 104 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, एट 104 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. टोटल सॉलिड को अंडरलाइन कर लेना वहां पे जो बोला है मैंने, है ना. इस पॉइंट में जब भी मैंने आपको टोटल सॉलिड बोला है तो उसको अंडरलाइन कर लेना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. सस्पेंडेड सॉलिड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. सस्पेंडेड सॉलिड आर डिटरमाइंड. Suspended solid are determined by passing the sample. Suspended solid are determined by passing the sample through the filter. By passing the sample through the filter and heating the residue. And heating the residue left over the filter, and heating the residue left over the filter at 104 degrees centigrade. Heating the residue left over the filter at 104 degrees centigrade. नेक्स्ट पॉइंट लिखे. यहां पे सस्पेंडेड सॉलिड को अंडरलाइन कर लेना. जहां पे भी मैंने बोला है सस्पेंडेड सॉलिड तो उसको अंडरलाइन कर लेना. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑर्गेनिक सॉलिड. नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्गेनिक सॉलिड एट 104 डिग्री सेंटीग्रेड. यही बोला है, एट 104 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट पॉइंट लिखे ऑर्गेनिक सॉलिड. ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑर्गेनिक सॉलिड्स both in total, both in organic solids, both in total and suspended form, both in total and suspended form are determined, are determined, are determined by heating the test sample, by heating the test sample, by heating the test sample and residue, by heating the test sample and residue left over the filter medium, left over the filter at left over the filter at 600 to 650 degree centigrade. 600 to 650 degree centigrade. Respectively, respectively, respectively in muffle furnace. Respectively in muffle furnace. Respectively in muffle furnace. Respectively in muffle furnace. Full stop. Muffle furnace. ठीक है, muffle furnace. फुल स्टॉप. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इसी के अंदर एक और पॉइंट लिखेंगे. ये कौन सा टेम्परेचर है तो स्टार मार्क डाल के इसी के अंदर लिखेंगे द टेम्परेचर. इसी में लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच organic solids are being, the temperature at which organic solids being volatile, the temperature at which
रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द फिल्टर है, रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द फिल्टर, ठीक है, रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द फिल्टर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिक सॉलिड बीइंग वोलेटाइल or converted into vapor or converted into vapor or converted into vapor, leaving behind the inorganic solid, leaving behind the inorganic solid, leaving behind the inorganic solid, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, चलो आओ, अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे क्या बात हुई है। तो रेडी हो सारे लोग? सारे लोग रेडी हो? बोलो हाँ, सारे लोग रेडी हो? तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वहां किसके लिए बात कर रहे हैं? मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट के बारे में। अब अगर आपसे मेजरमेंट के बारे में बात हो रही है, अब अगर आपसे मेजरमेंट के बारे में बात हो रही है, तो हाउ दीज आर मेजर्ड, हाउ सस्पेंडेड सॉलिड्स आर मेजर्ड। तो लेट्स सी हियर कि हाउ वी मेजर दी सस्पेंडेड सॉलिड। तो मैंने बोला कि हमारे पास एक सैंपल है, तो ये रहा हमारा सैंपल, जिसमें क्या है, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो ये है हमारा सैंपल, जिसके अंदर क्या रखा है, जिसके अंदर आपने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है सर। ये है हमारा सैंपल, जिसके अंदर हमने पानी भर के रखा है। जब हमने बात करी यही हमारा सैंपल है, जस्ट गिव मी अ सेक, ये हमारा सैंपल, ठीक है। ये कौन है हमारा, ये कौन है हमारा सैंपल है, ठीक है। ये हमारा सैंपल। अब इस सैंपल में आपसे क्या बोला गया, आपसे एक बात बोली गई जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि जो टोटल सॉलिड होते हैं, अगर आपसे कोई भी बात करेगा टोटल सॉलिड के बारे में, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि टोटल सॉलिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का होगा कॉम्बिनेशन। तो टोटल सॉलिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सॉलिड is the combination of suspended solid plus dissolved solid. Total solid is the combination of suspended solid and dissolved solids. तो इनका कॉम्बिनेशन होगा, सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको आपने बोला टोटल सॉलिड, ठीक है सर। तो अगर ये मेरा सैंपल है और इस सैंपल को आपने बोला कि आपको ये पता है कि वाटर का, आपको ये पता है कि हमारे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इस सैंपल को 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दोगे तो आपको यहां से पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और आपको यहां पे क्या मिलेगा। तो आपने बोला कि मेरे को यहाँ पे टोटल सॉलिड देखने को मिलेगा, आपने बोला कि मेरे को यहाँ पे टोटल सॉलिड देखने को मिलेगा अगर मैं इसको 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैंपल को हीट कर देता हूं। और टोटल सॉलिड का मतलब है कि सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे उसमें और डिसॉल्व्ड सॉलिड रहेंगे उसमें, बोलो हाँ। तो टोटल सॉलिड का मतलब है कि उसमें कौन कौन रहेगा, एक तो सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे और एक डिसॉल्व्ड सॉलिड रहेंगे। यस सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला फिर क्या करिए आप, यहां पे हमने आपसे कहा कि आप ऐसा करिए कि यहाँ पे एक फिल्टर मेम्ब्रेन लीजिए। व्हाट आई हैव सेड कि टेक अ फिल्टर मेम्ब्रेन। तो इफ वी टेक अ फिल्टर मेम्ब्रेन एंड पास दिस कंप्लीट सैंपल थ्रू दिस फिल्टर मेम्ब्रेन, जैसे ही आप इस फिल्टर मेम्ब्रेन से इसको पास कराओगे तो क्या होगा कि आप देखोगे यहाँ पे व्हाट विल हैपन कि you'll see कि ये हमने नीचे, तो अभी हमने क्या ले रखा है, तो नीचे तो हमने हमारे टैंक को ही ले रखा है, दूसरे टैंक को ले रखा है, ठीक है। ये हमारा टैंक है। तो इस टैंक में क्या होगा कि जब आप इस फिल्टर मेम्ब्रेन से इसको पास कराओगे तो देयर आर सम सस्पेंडेड सॉलिड विच विल रिमेन ऑन दिस फिल्टर। तो क्या होगा कि आपके जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होंगे जो इस फिल्टर से बड़े होंगे
वो यहीं पे रुक जाएंगे, बोलो हाँ। क्योंकि अब आपको क्या पता करना था सर, मेरे को ये पता करना था कि हाउ मेनी सस्पेंडेड सॉलिड आई हैव। अब आपको इंडिविजुअली ये पता करना था कि आपके पास कितने सस्पेंडेड सॉलिड है और कितने डिसॉल्व्ड सॉलिड है। तो आपने क्या किया कि इस फिल्टर से जब इसको पास कराया, आपने जब इस फिल्टर से इसको पास कराया, तो दिस फिल्टर आफ्टर दैट यहां पे आपको ये देखने को मिला कि जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो ये रहे, और जो डिसॉल्व्ड सॉलिड है दे विल अगेन कम इन दी टैंक। ये आपके टैंक में पानी तो आपका पूरा वापस आ गया, जैसे ही फिल्टर के नीचे आपने टैंक लगा रखा था और वहां से आपने इसको वापस ले लिया। तो यस, दिस द टैंक विच विल सी, यहाँ पे आप इस टैंक को देख सकते हैं। ठीक है, दिस द टैंक विच विल सी, कि आप यहाँ पे इस टैंक को देख सकते हैं। परफेक्टली ऑल राइट। तो अब देखोगे यहाँ पे कि इसमें कौन बचा होगा, तो क्या इसमें सस्पेंडेड सॉलिड बचे होंगे? नहीं। तो इस सैंपल की, सॉरी मैंने बोला इफ, अगर हम इस सैंपल की बात करते हैं तो इस सैंपल के अंदर कौन बचा है, तो मैंने बोला अब इस सैंपल के अंदर केवल और केवल डिसॉल्व्ड सॉलिड बचे हुए हैं। इन डिसॉल्व्ड सॉलिड को पता करने का क्या तरीका है, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिसॉल्व्ड सॉलिड, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड प्रेजेंट इन दिस सैंपल, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको अगेन 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देंगे, तो ऑल दी वाटर विल गेट इवापोरेटेड, और हमको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, हमको यहाँ पे डिसॉल्व्ड सॉलिड का अमाउंट पता चल जाएगा कि हाउ मच डिसॉल्व्ड सॉलिड प्रेजेंट इनटू द सैंपल, कितना पानी में डिसॉल्व्ड सॉलिड प्रेजेंट है। बोलो हाँ, सही बात है। तो आपने यहाँ पे डिसॉल्व्ड सॉलिड इंडिविजुअली पता कर लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि कितना सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट होगा, तो आपने बोला कि यार देखो सर, इसको हीट कर देते हैं सर, जो यहाँ पे रुके हैं, ये जो पार्टिकल यहाँ पे रुके हुए हैं इनको हीट कर देते हैं सर। तो मैंने बोला यार नहीं, आपने बोला इनको वेट कर लेते हैं, इनको वेट कर लेते हैं और ये सस्पेंडेड सॉलिड होंगे। तो मैंने बोला कि क्या तुमको इन पार्टिकल के ऊपर पानी की कुछ बूंदे दिख रही है क्या? जब ये फिल्टर से पास होंगे तब भी तो ये पार्टिकल होंगे तो गीले ही, तो इनके ऊपर मतलब पानी की एक लेयर होगी, और अगर इनके ऊपर पानी की एक लेयर होगी तो ये वाटर को भी तो बता देंगे, मतलब एग्जैक्ट टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड आपको नहीं पता चलेगा। तो व्हाट वी विल डू, इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, हम इस जो भी फिल्टर मेम्ब्रेन से आपके पास आया है, हम इसको अगेन हीट कर देंगे 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम इसको अगेन हीट कर देंगे 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब जो आपको यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट, वो कौन मिलेगा, तो आपने कहा कि मेरे को सस्पेंडेड सॉलिड पता चल जाएंगे। तो नाउ यू विल से दैट ही विल गेट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, कि कितना सस्पेंडेड सॉलिड पानी में प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ। ठीक है भाई। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये सस्पेंडेड सॉलिड है, तो नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वो नोट डलवा के जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था वो ये था कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स, वो ये था कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर वोलेटाइल इन नेचर, ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, वोलेटाइल होते हैं, स्टार मार्क डलवा के ये पॉइंट लिखवाया था कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। लेकिन कब कब, जब हमारा टेम्परेचर 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, उस टेम्परेचर पे ये वोलेटाइल है, वरना ये वोलेटाइल नहीं है ना, उस टेम्परेचर पे ये वोलेटाइल है। तो अगर ऐसी बात है तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए टोटल सॉलिड में से कितने वोलेटाइल हैं और कितने नहीं है। तो आपने बोला कि सर बहुत ही छोटी सी बात कर दी आपने। तो अगर आप हमसे ये पूछना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आपने बोला बहुत छोटी सी बात है ये, तो आपने बोला कि मैं इस पूरे सॉलिड को, पूरे सैंपल को कितने टेम्परेचर पे हीट कर देता हूं। तो आपने बोला इस पूरे सैंपल को 600 से लेके अगर मैं 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देता हूं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे सॉरी, हाँ, आपने बोला कि अगर मैं इस पूरे को 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देता हूं, ठीक है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देता हूं, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि यहां पे हमको, सॉरी, आप बोलेंगे कि यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, मेजरमेंट को हटा दूं यहां से,
ठीक है, हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉलिड, देखो पूरा पानी इवापोरेट हो चुका होगा क्या? हाँ। क्या ऑर्गेनिक सॉलिड भी वेपराइज हो चुके होंगे? हाँ। तो यहाँ पे कौन बचा होगा अंदर? जब पूरा पानी इवापोरेट हो गया, ऑर्गेनिक सॉलिड भी नहीं बचे, तो कौन बचा है? तो आप बोलोगे यहाँ पे इन ऑर्गेनिक सॉलिड बचे होंगे, बोलो हाँ। तो आप बोलोगे यहाँ पे कौन बचा हुआ है? इनऑर्गेनिक सॉलिड बचा हुआ है, बोलो हाँ। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड बचे होंगे, बोलो हाँ। इसके अलावा क्या बचा होगा? नॉन वोलेटाइल सॉलिड बचे होंगे। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है फिक्स्ड सॉलिड बचे होंगे। तो सब लोग इस बात को लिख लेंगे कि आईओएस का मतलब होता है, याद रखेंगे इसको बाद में, है ना, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है। तो मैंने बोला इसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक सॉलिड। इनऑर्गेनिक सॉलिड, मैंने बोला नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन volatile solid, and this is fixed solid. फिक्स्ड सॉलिड, क्लियर है? तो ये है फिक्स्ड सॉलिड। तो अब आपके पास पता चल गया आपको कि आपको क्या मिलेगा अगर आप पानी को 600 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप अपने सैंपल को 600 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देते हो, तो अब जो आपको मिलता है वहां पे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिलेगा, या इनऑर्गेनिक सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर मैं तो ये भी जानना चाहता हूं, अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे डिसॉल्व्ड सॉलिड के अंदर कितने ऑर्गेनिक मैटर है और कितने इनऑर्गेनिक मैटर है। अब आप ये भी जानना चाहते हो कि आपके इस डिसॉल्व्ड सॉलिड के अंदर कितने ऑर्गेनिक मैटर है और कितने इनऑर्गेनिक मैटर है। तो अगर आप ऐसा जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये जो आपका डिसॉल्व्ड सॉलिड है, आप क्या करोगे, ये जो आपका डिसॉल्व्ड सॉलिड है, आप इसको अगेन 600 डिग्री सेंटीग्रेड या 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दोगे। तो अब आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कौन देखने को मिलेगा? तो मैंने बोला आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला आपको क्या देखने को मिलेगा? इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड देखने को मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो सस्पेंडेड सॉलिड है, अगर आप इसको भी 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं, अगर आप इसको भी 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट, अगर आप इसको भी 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये बात? तो देखो आपको कितना आसान था। अगर आपको कभी भी पता करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड और फिक्स्ड सॉलिड, और यहाँ पे इतनी सारी चीजें, क्या ये आसान है? बोलो हाँ, आसान है, सही बात है ना? तो इसी तरीके से बस पढ़ते जाएंगे, आपको चीजें याद होते जाएगी और बस खत्म हो जाएगा। अब देखो आप कभी भी, मेरे को ऐसा लगता है कि नाउ यू आर एट दिस दैट स्टेज कि आप कभी भी इसको खुद डिराइव कर लोगे, कि अगर आपको कोई भी पूछेगा तो आप खुद बना के बता सकते हो। तो यही तो सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? गेट नहीं, सब कुछ सिखा दूंगा। मेंस की आंसर राइटिंग तक की बात है ये, कि मेंस में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे होगे। समझ में आई बात? बोलो हाँ। ठीक है, तो इसको बना लेंगे सब लोग, है ना? इसको आप बनाइए, मैं पानी पी के आता हूँ। वैसे तो 5 मिनट की बात, चलो बना ही लो, फिर मैं खत्म करूंगा।
बना लेंगे तो बताएंगे मेरे को। बहुत ध्यान से बताना है ना, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए, जैसा कि मैं आपको बताया करके कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, है ना, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पूरी बातें लिख पाते हैं, है ना। हो भाई साहब, नोट्स चाहिए तुमको? नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे यार, जब सारी बातें मैं लिखवा रहा हूं तो नोट्स क्यों चाहिए तुमको? क्या करोगे नोट्स का? लिखोगे नहीं कुछ भी? नोट्स तो नहीं दिए जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ये बात के लिए श्योर रहना। माई स्क्रीन आर नॉट विजिबल, सुनील मैंने पहले भी बोला था रिफ्रेश कर ले, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको आज पूरे दिन का टास्क ये है कि आपको कैसे भी एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन जुगाड़ना है अपने घर पे, ठीक है। सर मैं एसएससी जेई का भी पढ़ रहा हूँ, वो पूरा हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो सर? इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप रिगार्डिंग 82024? yes there is a means we there is a group, and I will add you, all of you. what you have to do, you just have to send me a request. आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे को एक बार मैसेज कर देना, और उसमें सिर्फ इतना लिख के भेजना, ये मत लिख के भेजना कुछ भी कि सर मेरे को ऐड कर दो सर, ये वो बहुत कहानी मत लिखना, मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ूंगा भी नहीं मैसेज। नंबर है 8319884001, ठीक है, ये मेरा ही नंबर है। तो आप इस पर मेरे को भेजोगे, सिर्फ इतना लिख के भेजना, GATE2024, बस, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो मैं उस टाइम लिंक शेयर कर दूंगा और आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, लिख लिए सारे लोग? बना लिए इसको? सारे लोग बना लिए इसको? सारे लोग बना लिए इसको? यस? बाकी लोग? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्टार मार्क डाल के लिखेंगे। सबसे ज्यादा यही बात पूछी जाती है, सबसे ज्यादा यही बात पूछी जाती है। तो उसमें लिखेंगे लिमिट्स ऑफ, लिमिट्स ऑफ, लिमिट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, लिमिट्स ऑफ सस्पेंडेड, लिमिट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। तो उसमें लिखेंगे एक्सेप्टेबल लिमिट, उसमें लिखेंगे एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट, acceptable limit, and acceptable limit is 500 milligram per liter. एंड सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे cause of rejection limit, cause of rejection limit, cause of rejection limit is 2000 milligram per liter, is 2000
मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? 2000 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट समझा दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं यार कि देखो कि हम प्रेफर करते हैं कि हम पानी को इस रेंज के अंदर यूज करें सस्पेंडेड सॉलिड के लिए, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी we can use up to 2000 milligram per liter, but after that, after 2000 milligram per liter, we won't use the water having suspended solid more than 2000 milligram per liter. क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो हाँ। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? ठीक है। हाँ, लिमिट्स अलग अलग लिखी होती है अलग अलग बुक्स में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं लिमिट यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, मतलब वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग लिखी गई है ना, तो मेक श्योर आपको ये लिमिट्स याद रहे। ठीक है, दूसरी बात देखो, एक स्टार मार्क डाल के एक पॉइंट लिखो, एक स्टार मार्क डाल के पॉइंट लिखो कि इस पूरी प्रोसेस सस्पेंडेड सॉलिड में हम क्या समझे। इस पूरी प्रोसेस सस्पेंडेड सॉलिड में हम ये समझे कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज हुआ है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमने ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक से चीजों को देखा, ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक से चीजों को देखा है, ये प्रिंसिपल यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक से हमने यहाँ पे चीजों को देखा है। और कौन सा एपरेटस यूज हुआ है इस पूरी प्रोसेस में, तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट एपरेटस हैज बीन यूज्ड, तो आप बोलेंगे यहाँ पे मफल फर्नेस यूज हुआ है ना, जो टेम्परेचर आपने 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाया था उसके लिए आपने क्या यूज किया था, मफल फर्नेस यूज किया था। तो दिस इज दी वन ऑफ द गुड थिंग जो आपको याद रखनी है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दी क्लास, है ना। आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, मैं चाहता था कि पहला दिन था और मैं आपसे बहुत ज्यादा बकवास भी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि देखो यार, जितना भी टाइम मेरे को मिले मैं आपकी क्लासेस, मतलब मैं आपको कंसेप्ट देने में उस टाइम को निकालूं, ना कि बात करने में। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहेगा कि हम बहुत सारे दिनों तक पढ़ रहे होंगे, है ना, इंस्टेड बात करने के। संडे को जो आपकी क्लास होगी वो 5 to 6 आवर्स की क्लास होगी, तो मेक श्योर मजा आएगा, पढ़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? बोलो हाँ। मजा आया सबको पढ़ के? बोलो ये, इसमें हाँ हाँ ना तुम्हारा ऑप्शन है कि हैव यू गाइस एंजॉयड। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अगर मजा आया है तो और मजा आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को इस लेवल पे पहुंचा देंगे हम कि आपसे क्वेश्चन जरूर बन रहे होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ठीक है, रिवाइज करके आना कल, थोड़ी सी और बात करेंगे कल। कल हम फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को पूरा फिनिश कर देंगे, है ना। कल हम फिजिकल